हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 10 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री में मिल जाएगा, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है किस देश ने। एनजीटी ने पटाखों पर देश भर के कई सारे शहरों पर प्रतिबंध लगाए हैं। जहाज रानी जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, उसका नाम बदल दिया गया है। क्या नाम नया? यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी में का जो इलेक्शन था उसको इंडिया ने जीता है। तो कौन सी कमेटी है, क्या है? और कोरोना की वजह से किस देश में 1,70,00,000 मिंक मारने का फैसला लिया गया? एक जानवर होता है वो। तो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर डिटेल में बात करेंगे क्वेश्चन आंसर के रूप में। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबाएंगे तभी नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आंसर है चीन। चाइना ने ये लॉन्च किया है। देखिए, BBC समेत दुनिया भर की कई सारी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है और ये स्पेस में यानी अंतरिक्ष में 6G के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश करेगा और वहां पर ये देखेगा कि क्या स्थिति बनती है। 6G की जो फ्रीक्वेंसी है वो अंतरिक्ष में कैसे रिएक्ट करती है, कैसे उसको देखा जा सकता है, काम कैसे लाया जा सकता है। तो इसका एक्सपेरिमेंट होगा। ओके। और देखिए, जब इस वक्त भारत में 5G लॉन्च होने में बहुत लंबा वक्त बीत रहा है, तब चीन की कंपनियां जो है 6G पर काम कर रही हैं और चीन ने सैटेलाइट भी भेज दिया है अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके। और एक और बात, अभी तो दुनिया के बहुत सारे देश ये कोशिश कर रहे हैं कि 5G को लेकर चीन को कैसे रोका जाए, प्रतिस्पर्धा किया जाए, चीनी कंपनियों को फैलने से कैसे रोका जाए। इसी दौरान चीन ने क्या किया, 6G में भी वो आगे बढ़ गया है। तो तमाम देशों के लिए अब ये चैलेंज है कि कैसे चीन के साथ compete करें। ओके। तो एक सवाल उठता है कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। देखिए, ये ट्वीट है मेरे बगल में, चाइना का एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना। तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 6 नवंबर 2020 को अभी हाल ही में रॉकेट लॉन्ग मार्च 6 से इसको लॉन्च किया गया है। ओके, देख रहे होंगे आप। और ये रॉकेट एक साथ 13 सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले गया, पृथ्वी की जो ऑर्बिट है वहाँ पर ले गया। और पहली बार उसने इतनी बड़ी संख्या में सैटेलाइट लॉन्च किए चाइना ने। हालांकि इंडिया तो यानी इसरो इससे भी ज़्यादा सैटेलाइट पहले ही लॉन्च कर चुका है। ओके। तो टोटल 13 सैटेलाइट में से 3 जो है वो चाइनीज़ सैटेलाइट थे और 10 कमर्शियल सैटेलाइट थे। तो इन 3 जो चाइनीज़ सैटेलाइट थे उसी में से एक था 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। ये देखने के लिए किया गया था कि क्या स्पेस में 6G के जरिए इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। स्पेस मतलब अंतरिक्ष, और वहाँ पर 6G की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे रिएक्ट करती है, क्या होता है। ओके। और देखिए, 5G और 6G को भी समझना ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आते हैं सवाल। इसके अलावा आपके जो जनरल नॉलेज है वो भी होना चाहिए इसके बारे में। तो ये सवाल उठता है कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, ये 1G से लेकर 6G अब बात हो रही है, वो क्या सब है? देखिए, आप धरती पर कहीं भी रहेंगे तो एयर वेव्स मिलेंगी। ओके। ये एग्जिस्ट करती हैं कई मिलियन ऑफ ईयर से, और ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ने बनाया हो जो वेव्स है उसको। ओके, एयर वेव्स को। तो इंसानों ने ये समझ लिया कि एयर वेव्स के जरिए ही मैसेज हम पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले रेडियो को हम लोगों ने यूज़ किया, रेडियो से बहुत दूर तक हम मैसेज पहुंचा सकते हैं। बाद में फिर मोबाइल कम्युनिकेशन आया तो उसमें एयर वेव्स का यूज़ किया गया। तो पहले 1G, फिर 2G, फिर 3G, और हम लोग अभी 4G का यूज़ कर रहे हैं। और 5G दुनिया भर के बहुत सारे देशों में लॉन्च हो चुका है और वो काम कर रहा है। ओके। 2020 में अभी 5G जो है दुनिया के कई देशों में चल रहा है। हालांकि भारत में अभी इंतज़ार है 5G का। और हर 10 साल में हम लोगों ने देखा है कि जो टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की वो चेंज हो जाती है। जैसे 5G से 6G हो जाएगी 2030 तक। ओके, 2030 में हमें 6G देखने को मिलेगा। तो क्या अंतर होता है 5G और 6G में?
थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर आगे भी क्वेश्चन लेंगे। देखिए 5G में वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मिलीमीटर वेव्स का, लेकिन 6G में जो रिसर्चर हैं वो टेराहर्ट्ज़ की बात कर रहे हैं। टेराहर्ट्ज़ से होगी, मतलब कि बहुत छोटी वेवलेंथ होगी, और इसका फ़ायदा ये होगा कि 5G की तुलना में 6G में स्पीड 10 टाइम्स ज़्यादा होंगी। अगर 5G की स्पीड 10 Gbps होती है, यानी 10 GB पर सेकेंड, तो 6G में ये 95 Gbps तक पहुंच सकती है। ओके, कुछ वैज्ञानिक तो इससे भी ज़्यादा का दावा कर रहे हैं, ठीक है। और बदलाव ये होगा कि जैसे 5G के दौर में हम लोग ये सुन रहे हैं कि ड्राइवरलेस कार होगी, उसका परीक्षण हो रहा है 5G के दौरान, लेकिन जो 6G आएगा उसमें बहुत फास्ट इंटरनेट होगा, तो उसमें ह्यूमन और मशीन को कनेक्ट करने की कल्पना हो रही है कि ह्यूमन और मशीन एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो देखिए एक तरफ दुनिया के बहुत सारे देश ये कोशिश कर रहे हैं कि चीन की जो कंपनियां हैं जैसे हुआवे, ZTE, वो 5G तकनीक में लीडर न बन जाए दुनिया की, और उसके लिए अलग अलग देशों को कन्विंस किया जा रहा है कि अपने देश में चीनी प्रोडक्ट को न लें। ओके, और हालांकि चीन ये जानता है, चीनी कंपनी जानती है कि 5G फ़ोन इक्विपमेंट बना सकती है वो बहुत सस्ते प्राइस में, और इसी वजह से वो दुनिया में एक सबसे प्रभावकारी है। और चीन अब तो 6G बनाने लगा है। ओके, तो क्या चीन अकेला देश है जहाँ 6G पर काम चल रहा है और इतने आगे बढ़ चुका है? नहीं। देखिए कई सारे देश जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि 2030 तक 6G को लॉन्च करेंगे, जैसे जापान ने ऐलान किया हुआ है। ओके, इंडिया की क्या स्थिति है ये भी देख लेते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो हम अभी भी इस देश में, भारत में 5G को नहीं ला सके हैं। देखिए एयरवेव्स में सरकार ये चाहती कि स्पेक्ट्रम जो है वो टेलीकॉम कंपनियों को वो बेचे, नीलामी करे, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, तो उन सब का कहना है कि उनके पास तो पैसे हैं नहीं स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, इसलिए वो नीलामी में हिस्सा नहीं लेंगे। तो जियो को छोड़कर ज़्यादातर जो कंपनियां हैं इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनके पास इसके लिए रकम नहीं है। और इन जो 2 कंपनियां हैं उसमें उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि वो AGR जमा करे, एक एक कंपनी को 40,000 करोड़ 30,000 करोड़ ऐसे देने हैं। ओके, तो इस वक्त जियो के पास ही है, रिलायंस जियो के पास एडवांटेज कि वो 5G लॉन्च कर सकता है। फिर भी इंडिया इस मामले में काफ़ी पीछे है इस वक्त। देखिए जियो ने अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी को ट्रायल किया था अभी पिछले महीने ही पहली बार। ओके, और भारत में 5G जो लॉन्च होने का की जो उम्मीद है वो 2023 से 2025 तक है, मतलब अभी आने वाले ज़्यादा वक्त लगने वाले हैं। ओके, उधर जापान कर रहा है, उधर चीन कर रहा है, और हमें जो है टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ना है, इसलिए ये ज़रूरी है। देखिए जापान हमारा सहयोगी देश है, फिर भी वहाँ से 6G टेक्नोलॉजी लेना 2030 तक मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जब हम 2023-2025 तक 5G अपने यहाँ लाएंगे, लॉन्च करेंगे, और फैलते फैलते वो बहुत टाइम लग जाएगा, और तब 6G को कैसे हम यूज़ करेंगे, मतलब थोड़ी देर हो सकती है। तो इसलिए ऐसे वक्त में संभलने की ज़रूरत है तकनीक और रिसर्च के मामले में। ओके, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है डिटेल में। अब मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको जानना चाहिए था, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, हर तरह के एग्जामिनेशन में आते ही हैं। ओके, तो ये 6G की बात थी। मुझे लगता है कि पूरा टॉपिक आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने बढ़ते हुए प्रदूषण और कोरोना वायरस के चलते किन जगहों पर 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर होगा दिल्ली NCR सहित देश के सभी प्रदूषित शहर। जितने भी प्रदूषित शहर हैं उन सब पर यह बैन 9 नवंबर से लागू हो गया है और 30 नवंबर तक जारी रहेगा। और ये आदेश जो है उन सभी कस्बों, शहरों में भी लागू होगा, मतलब कस्बों में भी लागू होगा जहां वर्ष 2019 में यानी पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का लेवल जो है पुअर या इसके ऊपर की कैटेगरी में चला गया था, मतलब पुअर या और ज़्यादा ख़राब हो गया हो। ओके, बढ़ते हुए प्रदूषण और कोरोना वायरस को देखते हुए ये फैसला लिया गया। देखिए NGT ने कहा है कि पटाखे जो हैं वो खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए चलाए जाते हैं, मौत और बीमारियों के लिए नहीं। ओके,
तो ये स्थिति है कि अभी पटाखों पर एक तरह से बैन लग गया है। देश भर के जितने बड़े शहर हैं वो सब ज़्यादातर जो शहर हैं वो पोल्यूटेड हैं। खासकर अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ तो ज़्यादातर शहर की हालत बहुत ख़राब है पोल्यूशन की वजह से। हालांकि इससे पहले हम लोग ने देखा है, आपको बताया भी है कि कुछ राज्यों ने पहले ही से बैन लगाया हुआ है। सबसे पहले ओडिशा, फिर राजस्थान, फिर दिल्ली सरकार, फिर कर्नाटक, इन सब ने पटाखों पर बैन लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। जहाजरानी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, उसका नाम बदलकर क्या किया जाना है, क्या किया जा रहा है? इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। क्या कहेंगे हिंदी में? पोर्ट यानी बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय। तो ये कहा जाएगा अब। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को सूरत के हजीरा और भावनगर के बीच में जो रो पैक्स फेरी सर्विस की शुरू की थी, तो वर्चुअल प्रोग्राम में वो बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इसका ऐलान किया है, कहा है कि जल्द ही इसका नाम बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है विद नोट्स है, जनवरी से अक्टूबर तक का। तमाम आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। जैसे मैं ये वीडियो बताता हूँ ऐसे ही टॉपिक पे डिटेल में नोट्स भी लिखे रहते हैं, तो आपको काफ़ी काम आएगा तमाम एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, बैंक हो, उन सब में, पुलिस में भी। ओके, और 2019 का भी करंट अफेयर्स है अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति है यूनाइटेड नेशंस के। इंग्लिश में कहेंगे इसे एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। उसमें किस भारतीय राजनयिक को चुना गया है? इलेक्शन हुआ था। आंसर होगा विदिशा मित्रा। ओके, उन्हें संयुक्त राष्ट्र की इस समिति का जो है मेंबर चुन लिया गया है और ये चुनाव बहुत ही कड़ा मुकाबला था। इसमें एशिया प्रशांत समूह से एकमात्र पद के लिए ये इनको चुन लिया गया है। 126 सदस्यों ने समर्थन किया, जबकि विपक्ष में 64 वोट मिले इराक को। ओके, और ये समिति जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का जो फाइनेंशियल और बजट का जो भी मामला है वो सब यहीं से कंट्रोल होता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और इंडिया ने वो जीत लिया है। संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2020 को वाराणसी के 614 करोड़ रुपए की कितनी विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया है? टोटल कितनी विकास परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण किया गया है? आंसर होगा 30। ओके, प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यानी वर्चुअल तरीके से वहाँ स्मार्ट काशी की नींव रखी और बहुत सारी परियोजनाएं हैं उन सब के पर फोकस किया। ओके, कृषि, पर्यटन, बुनियादी ढांचा, उन सब पर उन्होंने कहा कि ये सब काम हो रहा है और आगे होगा भी। ओके, तो मुख्य परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होगा। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का जो उसको बेहतर किया गया है। सीवर संबंधित कुछ काम किए गए हैं। गायों की सुरक्षा संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचा, इन सब का विस्तार किया गया है। और बीज भंडारगृह, 100 मीट्रिक टन कृषि उपज की क्षमता वाला गोदाम, इसके अलावा और भी कई चीज़ें वहाँ पर की गई हैं इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश में 4 पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैग कब से अनिवार्य कर दिया गया है? देखिए, लागू तो पहले से था लेकिन अनिवार्य नहीं था। ओके, तो अब अनिवार्य करने की घोषणा हुई है। आंसर होगा 1 जनवरी 2021 से। किसने ये ऐलान किया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है 9 नवंबर को, यानी कल ही। और 1 दिसंबर 2017 से पहले जो बेचे गए हैं जो भी वाहन, उन सब के लिए फास्टैग जो है वो एकदम मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि उसके बाद जो भी वाहन बिक रहे हैं उनमें फास्टैग तो अनिवार्य है ही। ठीक है, तो फास्टैग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
और फास्टैग के थ्रू क्या होता है कि जितने भी हाईवेज़ हैं, चाहे एक्सप्रेसवेज हैं, तो वहाँ से आप उसको दिखाते ही आप पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको टोल पर रुकना, बहुत देर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो आपके कार्ड से कट जाएगा। ओके, मुझे लगता है सबको पता ही होगा ये बात। तो कौन है मंत्री इस वक्त? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय, नितिन गडकरी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की पहचान के बाद किस देश में 1,70,00,000 मिंक, एक जानवर होता है, उसको मारने का आदेश दिया गया है, हत्या कर देने का आदेश दिया गया, खत्म करने का? आंसर होगा डेनमार्क। ओके, ये मिंक जो है वो यूरोपीय देशों में पाया जाता है, बहुत ठंडे प्रदेशों में होता ही है, और ख़ासतौर पर इसके जो खाल है उसका यूज़ जो है जैकेट वगैरह इन सब में होता है काम, बहुत गर्म होता है, तो उसको फार्म में पाला जाता है। तो अब उसको मारने का फैसला लिया गया है। देखिए, यूरोपीय देशों में, बहुत सारे देशों में, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, उन सब में कोरोना का एक नई लहर शुरू हुई है वहाँ पर, और डेथ रेट भी बढ़ गया है, कोरोना होने की संख्या भी बढ़ गई है। तो ऐसे में बहुत सारी पाबंदी लगाई गई हैं। इस बीच यूरोपीय देश है डेनमार्क, तो वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मिंक जो फॉर्म है वहाँ पर उनको वायरस मिला है, और फिर ये देखा गया है कि उनको मार ही दिया जाए, तो ये किया गया है। ओके, तो डेनमार्क कहाँ पर है आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप में आप सामने है प्यारा भारत। ओके, और प्यारा भारत है, उसके बाद यूरोपीय देश की ओर चलेंगे ऊपर की ओर, तो आप देखिए कि यहाँ पर है डेनमार्क। ओके, यूरोपीय देश है, डेनमार्क है ये। तो आप ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनेशन में तो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, तो वर्ल्ड मैप जो है आप देखते रहो, अच्छा ही रहेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सेन। ओके, मेटे फ्रेडरिक्सेन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, और मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश की पहली सौर आधारित ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना, इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए, सौर ऊर्जा से वाटर सप्लाई तो होता है, लेकिन कई गांवों का एक साथ वाटर सप्लाई, वो भी सौर ऊर्जा से, ये पहली बार शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ के लोअर दिबांग वैली में 6 नवंबर को ये इसकी शुरुआत की गई है, और केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तो उन्होंने ही इसकी शुरुआत की। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर WHO की बैठक आयोजित होने जा रही है, और इसमें चीन के विरोध पर किस देश को न्योता नहीं दिया गया है? ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया है। आंसर होगा ताइवान। आपको पता ही है, ताइवान और चीन के बीच टेंशन रहता है, तो ताइवान के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि चीन की वजह से WHO उन्हें निमंत्रण नहीं दे रहा है। ओके, एक ऑब्जर्वर के तौर पर कई बार ये रहा है इतिहास में कि ताइवान को बुलाया जाता रहा है WHO में, लेकिन इस बार आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। किसके दबाव में? चाइना के दबाव में। ओके, तो ये बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 से सुदर्शन रत्न का 5 नवंबर 2020 को निधन हो गया, तो किस लिए जाने जाते थे? आंसर होगा फिल्म निर्माता और निर्देशक थे वो। ओके, कई सारी फिल्में की थी, जैसे एक मानव हत्या, माधुरी दीक्षित और शेखर सुमन थे, 1986 में ये पिक्चर आई थी, और भी कई सारी मूवीज़ उन्होंने दी थी, उसमें जो है डायरेक्शन किया था, निर्माण किया था। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी PDF अवेलेबल है, और भी PDF है। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।